स्वाति जैसे ही देखी कि रॉयल क्राउन बैंक का मेन मैनेजर ने पुलिस को कॉल कर दिया है, स्वाति मन ही मन सोचने लगी, यार मैं कितनी पागल थी, मैं तो इतनी हड़बड़ी में अंदर घुसी तो चली आई, लेकिन अब क्या होगा मेरे साथ। स्वाति मन ही मन सोच रही थी। उसके सर और बदन से पसीना बह रहा था। वह मन ही मन सोचने लगी, हे भगवान, ऐसा मेरे ही साथ क्यों होता है, मेरी बात पर कोई बिलीव क्यों नहीं कर रहा। भगवान, आखिर इन लोगों ने मुझे जेल भेज दिया तो मैं कैसे मिलूंगी बीटीएस से। महादेव, आप कितनी और मेरी परीक्षा लोगे, बस कीजिए। अब मेरे फैमिली ने भी मेरा साथ छोड़ ही दिया। स्वाति मन ही मन में खुद को कोस रही थी। आखिर स्वाति कर भी क्या सकती थी। इस गरीबी ने उसके बेरान जिंदगी को पूरी तरीके से तोड़ दिया था। आइए अब इससे आगे देखते हैं क्या होता है। स्वाति की माँ मिस हेमानी वर्मा ने उसके मोबाइल पर एक मैसेज भिजवाई थी कल रात को ही, जब वह होटल नंबर 404 से बाहर निकलकर रो रही थी। तभी जो मैसेज आया था उसी पर उसकी माँ ने कोई नंबर भेजी थी। स्वाति को जैसे ही यह बात याद आई, स्वाति ने कहा, हेलो सर, आपने तो पुलिस को कॉल कर ही दिया है, लेकिन उससे पहले आप यह मैसेज भी पढ़ लीजिए। स्वाति ने एक छोटा सा कीपैड मोबाइल मैनेजर की ओर बढ़ाते हुए कहा। यह बोलते ही स्वाति के चेहरे पर एक क्यूट सी स्माइल आ गई थी। बैंक का मेन मैनेजर बोला, क्या तुम मुझे पागल समझ रही हो? वैसे क्या मैसेज है इस मोबाइल में? मैनेजर ने कहा। हालांकि मैनेजर भी स्वाति की बात सुन डर गया था, क्योंकि मैनेजर स्वाति के गरीब हुलिये को देखकर सोच रहा था, कहीं यह लड़की कोई टेररिस्ट तो नहीं है और बम का मैसेज तो नहीं दिखा रही। मैनेजर यह सोचते हुए उसके हाथों से मोबाइल लिया। वैसे ही उसने देखा कि स्वाति जो बोल रही थी वह बिल्कुल सच था। उसके मोबाइल पर स्वाति का VIP कार्ड नंबर था और वहीं पर उसका यूजर ID और पासवर्ड भी था। यह यूजर ID उस बैंक का ही था। अब बैंक का मेन मैनेजर डर के मारे थरथर कांपने लगा, क्योंकि इस VIP रूम में जिन लोगों का भी बैंक अकाउंट था वह काफी अमीर घराने से थे और उसकी बराबरी कर पाना मेन मैनेजर के औकात से भी बाहर था। जिन लोगों का भी यहाँ खाता था उनके बैंक अकाउंट में कई करोड़ों रुपये तक होते थे। उनके सामने पुलिस भी कुछ नहीं था। मेन मैनेजर यह सब देखकर सोचने लगा, मैं किसी बड़ी हस्ती को तो ऑफेंड नहीं न कर दिया। मेन मैनेजर बोला, आई एम सो सॉरी मैम। मैम आप बैठ जाइए, मैं आपका काम करता हूँ। उस मेन मैनेजर ने अपने लैपटॉप पर स्वाति की यूजर ID और पासवर्ड एंटर किया। मैम आपके माँ का नाम मिस हिमानी वर्मा है क्या? स्वाति बोली, जी। क्या आप मिस हिमानी वर्मा की बेटी हैं? यह बात सुनकर मेन मैनेजर के सर के तोते उड़ गए थे, जब उसने देखा कि उसके बैंक में 5 करोड़ 15 लाख रुपये थे। और उसने आगे पढ़ा, उसकी बैंक ने 1163 बड़ी म्यूजिक इंडस्ट्री को फंडिंग दिया था, जिनका कुल वैल्यू 5000 करोड़ रुपया से भी ऊपर था। यह सब पढ़ते ही बैंक का मेन मैनेजर अपने सोफे को छोड़ स्वाति के पैरों में जाकर रोने लगा। मेन मैनेजर को लगा जैसा उसने आज स्वाति के साथ किया, शायद ही स्वाति उसे माफ करेगी। मैम मुझे मारना है तो चप्पल से मार लीजिए, लेकिन मैम प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। स्वाति अपने सोफा पर एक के ऊपर एक पैर रखकर बैठ गई, जैसे कि स्वाति बहुत ही गुस्से में हो। मैम जो सजा आपको देना है प्लीज मुझे दे दीजिए, लेकिन मेरे फैमिली को कुछ मत कीजिएगा मैम। बैंक का मेन मैनेजर यह बात को अच्छी तरीके से जानता था। उसने जिस हस्ती को आज ऑफेंड किया है उसके बराबरी का बैंक अकाउंट यहाँ पर किसी का भी नहीं था। ऊपर से स्वाति के बैंक अकाउंट से इस बैंक को फंडिंग भी मिली हुई थी। बेचारा मेन मैनेजर डर के मारे जमीन पर लेटकर माफी मांग रहा था। स्वाति ने कहा, आप खड़े हो जाएं। मैन मैनेजर अपना सर को नीचे कर तुरंत खड़ा हो गया। उसके बाद स्वाति भी अपने सोफे से खड़ी हो गई। देखिए, आप इस बैंक का मेन मैनेजर हुए और उम्र में आप मेरे चाचा के उम्र के हैं। कम से कम गरीब की नहीं तो एक लड़की का आदर करना सीखिए। आज तुम्हें पता चलेगा स्वाति क्या चीज है। स्वाति यह बोलते हुए गुस्से से VIP गेट से बाहर निकलकर मेन हॉल में आ गई। जब मिस्टर सुभाष पटेल ने देखा और बाकी के लोगों ने भी देखा कि बैंक का मेन मैनेजर उसके सामने हाथ जोड़े हुए खड़ा है, वे लोग भी डर गए थे। स्वाति ने कहा, आज तुम सब मुझसे माफी मांग रहे हो क्योंकि तुमको पता चल गया आखिर मैं कौन हूँ। आज जो मेरे साथ हुआ
मैं एक लड़की नहीं हूँ, मैं उन सब की आवाज हूँ जो तुम्हारे जैसे लोगों के इल्जाम और मजाक का शिकार होता है। सम्मान सिर्फ किसी का औकात देखकर मत दो, सम्मान सिर्फ इंसान की मेहनत और ईमानदारी देखकर दो। गरीब होना कोई शर्म की बात नहीं है, लेकिन किसी गरीब का मजाक उड़ाना, इससे पता चलता कि तुम्हारी सोच कितनी छोटी है। सभी लोग चुप हो जाते हैं। उनकी आंखों में पश्चाताप था। स्वाति यह सब कहकर अपने आंख से आंसू पोंछती है और बोलती है, मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आगे से किसी भी गरीब के साथ ऐसा बिल्कुल भी मत करना। स्वाति यह सब बोलते ही वहां से बिना पैसे निकाले बैंक के बाहर निकल गई। बैंक का मेन मैनेजर स्वाति को रोकना चाहता था, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह जाकर उसे रोक सके। वह जमीन पर बैठ गया और फिर अपना चश्मा उतारकर सोचने लगा, सच में यार, हम लोगों को सबसे पहले लोगों का आदर करना चाहिए। इधर स्वाति भी अपने रूम में आ गई थी और बैठकर रोने लगी थी। उसने अपने दीवार पर लगे बीटीएस के फोटो को देखा और बोली, हे मेरे बायस, आज मेरे पास इतना पैसा है कि मैं आपसे तुरंत मिल सकती हूँ, लेकिन जो रिश्ते प्यार और पैसों की वजह से बनते हैं वे असली रिश्ते तो नहीं न हुए। असली रिश्ते तो हमारा और आपका है मेरे बायस। स्वाति खुद से बोली, नहीं चाहिए मुझे ये पैसे, मैं अपने मेहनत से बीटीएस से मिलूंगी, आप तक पहुंचूंगी। यह पैसे मेरे फैमिली में मेरी माँ की वजह से है, लेकिन मैं अपना एम्पायर खुद बनाऊंगी। इन पैसों का यूज मैं कभी नहीं करूंगी। मुझे बीटीएस से मिलना है, उनके जितना बड़ा एम्पायर खड़ा करना है। यह बोलकर स्वाति अपने आंसू को पोंछ ली। असल में उसे क्लास जाने में देर हो रही थी। स्वाति असल में पटना यूनिवर्सिटी के कॉलेज में पढ़ती थी। जैसे ही वह कॉलेज के अंदर दाखिल हुआ, उसके पैर एक कीचड़ से भरे गड्ढे में पड़ गए। ओह सिट, उसने अपने आप से कहा। उसने अपने जूतों को पास की सड़क पर साफ करने लगा। कॉलेज के सड़कों पर इतने सारे गड्ढे हो गए थे, लेकिन बिहार की सरकार एक भी गड्ढे को नहीं भरवा रही थी। उसने जैसे तैसे अपने जूते को तो साफ कर ली, लेकिन उसके कपड़े पर कीचड़ पड़ गए थे। वह उसे साफ नहीं कर पा रही थी। इतने में क्लास की घंटी बज गई। वह भागती हुई क्लास में पहुंची। वह दरवाजे के बाहर से ही देखी कि मिस्टर विद्यानंद शर्मा पोडियम पर आ गए थे और उन्होंने आज के लेक्चर की शुरुआत भी कर चुके थे। जैसे ही उनकी नजर बाहर खड़े स्वाति पर पड़ी, उनकी आंखें निराशा से भर आई। इधर स्वाति का सिर भी शर्म से झुक गया था। यहाँ कॉलेज में जितने भी प्रोफेसर थे, उनमें से मिस्टर विद्यानंद शर्मा को स्वाति सबसे ज्यादा पसंद करती थी, क्योंकि बाकी प्रोफेसर यह बात जानते थे कि स्वाति पढ़ाई के साथ जॉब भी करती है, इसलिए उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं था। इसलिए मिस्टर विद्यानंद शर्मा भी स्वाति के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। कुछ लोग तो पूरी क्लास के सामने स्वाति का मजाक भी उड़ाते थे, लेकिन सिर्फ मिस्टर विद्यानंद शर्मा ही एक ऐसे प्रोफेसर थे जो उसके साथ बराबरी का व्यवहार करते थे। स्वाति बिना कुछ कहे वैसे ही अपना सर झुकाए क्लास में दाखिल हो गई। जैसे ही उसके पैर क्लास में पड़े, सभी लोग उसकी ओर देखने लगे। अबे ये फटीचर कब से लेट आने लगी? अबे यार, इसके कपड़े तो देख कितने गंदी हैं। क्लास में तो कम से कम अच्छी कपड़े पहन कर आया कर यार। दूसरी लड़की ने बोली, अरे कहाँ से पहन के आता? कपड़े के लिए पैसे तो है नहीं इसके पास, एक ही कपड़ा है इसके पास, बहुत है इसके लिए। क्लास में बैठे सभी लड़के और लड़कियां उनका मजाक उड़ाने लगी। हर कोई उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो कहे जा रही थी। ऐसा नहीं था कि स्वाति आज यह पहली बार सुन रही थी। इस तरह की बेइज्जती का सामना वह रोज करती थी। रोज उसे ऐसी बातें सुनकर बुरा भी लगता था। आज भी वह अपना सर नीचे तो झुका ली थी, लेकिन आज उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी, क्योंकि लोगों को पता नहीं था कि स्वाति कितनी बड़ी हस्ती है। सभी क्लास में काफी शोर होने लगा। जैसे ही क्लास में बैठे बच्चों का शोर काफी बढ़ने लगा, उधर से मिस्टर विद्यानंद शर्मा ने कहा, चुप हो जाओ। सभी लोग शांत होकर उनकी बात सुनने लगे। तब तक स्वाति भी अपने कुर्सी पर जाकर बैठ गई थी। मिस्टर विद्यानंद शर्मा जी ने फिर से पढ़ाना शुरू किया और पढ़ाते पढ़ाते ना जाने क्यों मिस्टर विद्यानंद शर्मा की नजर बार बार स्वाति पे जा रही थी। स्वाति को यह बात समझ में नहीं आ रहा था कि मिस्टर विद्यानंद शर्मा ऐसा जानबूझकर कर रहे थे। उनकी आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था कि उनकी आंखों में स्वाति के लिए ढेर सारा गुस्सा भरा हुआ था। थोड़ी ही देर में मिस्टर विद्यानंद शर्मा की क्लास खत्म हो गई और वह बाहर चले गए। जैसे ही वह बाहर गए,
पीछे वाले दरवाजे से एक आवाज आई, सूर्या। जैसे ही वो आवाज सबकी कानों में पड़ी, सब लोग क्लास के पीछे वाले दरवाजे की ओर देखने लगे। वहां कोई और नहीं बल्कि सूर्या की नई गर्लफ्रेंड रोहिणी खड़ी थी। यह लोग रोहिणी को अच्छी तरह से जानते थे। रोहिणी धीरे धीरे क्लास के पीछे से आगे खिड़की के पास बैठे सूर्या के पास आई। वैसे ही सूर्या ने अपने हाथ को उसकी गर्दन पर रख दिया। उधर रोहिणी भी उसके गर्दन पर रखे हाथ को चूम ली। यह नजारा देखते ही सभी की नजरें स्वाति पर जा टिकी। सबको अभी तक तो यही पता था कि सूर्या स्वाति की बॉयफ्रेंड थी। किसी को इस बात की खबर नहीं थी कि उन दोनों का ब्रेकअप हो गया था, वह भी उसके गरीब होने और बीटीएस के मिलने की सपने की वजह से। सूर्या को रोहिणी के साथ देखकर स्वाति के तन बदन में आग सी लग गई थी, लेकिन फिर भी वह शांत होकर अपनी जगह पर बैठी थी। लेकिन उसके अंदर एक तूफान मच रही थी। उसके आंखों में आंसू नहीं था, लेकिन दिल तोड़ने वाली तकलीफ उसके चेहरे से साफ जाहिर हो रही थी। सामने ही सूर्या किसी और लड़की के साथ हंस रहा था, जैसे कि उसको कोई परवाह ही नहीं हो। स्वाति के मन में जीन अप्पा की कहीं बातें गूंज रही थी। एक बार जीन अप्पा कंसर्ट में एक बात कही थी, जब लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करें तब उन्हें तुम बताओ कि तुम अकेले भी चमक सकते हो। दरअसल स्वाति अक्सर बीटीएस के कंसर्ट को देखा करती थी और उन्हीं से मोटिवेट होती थी। स्वाति अपने मन में सोचती है कि मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ, किसी के जाने से मैं बिखर जाऊं। मुझे एक वजह चाहिए था और मुझे वह बीटीएस से मिलेगी। स्वाति मन में सोचती है, जीन अप्पा सही कहते हैं, मुझे सबसे पहले खुद से प्यार करना होगा। जो लोग मुझे छोड़ गए उसके लिए आंसू बहाना बेकार है। अरे बहन स्वाति, क्या हो रहा है ये सब? सूर्या रोहिणी के साथ ये कैसे? उसके एक दोस्त ने स्वाति से आकर कहा, होने देना यार, जो हो रहा है छोड़ना। स्वाति ने कहा उसका इस बारे में किसी से बात करने का कोई मन नहीं हो रहा था। अरे बहन स्वाति, तुझे पता है अभी तक उसके 5 बॉयफ्रेंड रह चुके हैं और सूर्या छठा लड़का है। स्वाति बोली, कोई बात नहीं बहन, सबकी अपनी अपनी लाइफ है। यह कहकर स्वाति सूर्या की तरफ देखने लगी। सूर्या की बाहों में रोहिणी इतरा रही थी। सूर्या जानता नहीं था कि स्वाति अगर चाहती तो रोहिणी और उसके पिता को कारोबार समेत खरीद सकता था। उधर जैसे ही सूर्या और रोहिणी की नजर भी स्वाति पर पड़ी तो वह जानबूझकर उसे छेड़ने के लिए उसके सामने से गुजरने लगे। स्वाति भी जानती थी कि वे लोग उसे जलाने के लिए वैसा कर रहे हैं, लेकिन स्वाति को खुद के लिए नहीं बल्कि सूर्या के लिए बुरा लग रहा था। वह मन ही मन सोच रही थी कि सूर्या बस थोड़ा सा इंतजार कर लेता तो आज मैं उसके लिए पूरी बाइक की दुकान खरीद लेती। प्रियंका ने स्वाति से पूछा, बहन तुझे गुस्सा नहीं आ रहा है? नहीं बहन, जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, जो होता है वह भी अच्छे के लिए ही होता है। मैंने जीन अप्पा से सीखा है, स्वाति ने कहा और सूर्या और रोहिणी की तरफ देखने लगी। अब उन दोनों की नजर स्वाति के मुस्कुराते हुए चेहरे पर पड़ी। वे दोनों अंदर से और भवक गए। दोनों के दोनों ही यह सब स्वाति को सिर्फ जलाने के लिए कर रहे थे, लेकिन स्वाति ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे उसका और सूर्या का कोई रिश्ता ही नहीं था। तो सूर्या बोला, चलो बेबी यहाँ से, आज हम लोग एक रात साथ बिताएंगे, और उसकी गालों को चूम लिया। यह देखकर स्वाति थोड़ी तो जल गई थी और उसका जवाब भी वो रोहिणी को देना चाहती थी। इसलिए स्वाति ने कहा, ये सब क्यों कर रहे हो तुम? ये दिखा के तुम साबित क्या करना चाहते हो? स्वाति को सूर्या का ऐसा रूप देखकर उसी के लिए बुरा लग रहा था। स्वाति की बात सुन रोहिणी को तो मिर्ची लग गई थी। उसने अपने गुस्से से नाक को फुलाते हुए कहा, वही फटीचर, ज्यादा बकवास करने की जरूरत यहाँ नहीं है। आज के बाद सूर्या की तरफ देखी और आंख उठा के कुछ बोली तो तुझे मैं हमेशा के लिए कॉलेज से निकलवा दूंगी। रहने दे बहन, उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं ना तो खराब चीज देखती हूँ ना ही उसके बारे में बात करती हूँ। जिस तरह आज स्वाति जवाब पे जवाब दे रही थी, प्रियंका को विश्वास ही नहीं हो रहा था यह उसका दोस्त स्वाति ही है। उधर रोहिणी भी स्वाति की जवाब सुनकर गुस्से से आग बबूला हो रही थी। वह स्वाति को सबक सिखाने के लिए गुस्से से आगे बढ़ ही रही थी। इतने में ही पीछे से लड़के की आवाज आई, सूर्या। सब लोगों ने उस आवाज की ओर देखा। वहां पर एक छोटा कद का लड़का खड़ा था। वह गुस्से से सूर्या की ओर देखे जा रहा था। अब तुम हद से आगे बढ़ते जा रहे हो सूर्या भाई। स्वाति जैसी संस्कारी लड़की को छोड़कर तो इस 1 नंबर के लफंगे लड़की के साथ पड़ा है। तुझे तो किसी कॉलेज के गड्ढे में जाकर डूब मरना चाहिए। कैलाश, ये क्या बोल रहे हो? जुबान संभाल अपनी।
सूर्या कैलाश के मुंह से रोहिणी के बारे में बुरी बात सुनकर और स्वाति के बारे में अच्छा बात सुनकर बौखला गया था। जब सूर्या स्वाति के साथ था तो उसका कैलाश से भी काफी अच्छा दोस्ती था। कैलाश एक बहुत ही सुलझा हुआ लड़का था। जब भी सूर्या और स्वाति के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा होता था तो सूर्या को समझाने के लिए स्वाति अक्सर कैलाश की मदद लेती थी। मैं जो कह रहा हूँ ना, उससे सूर्या भाई तुम्हें शर्म आना चाहिए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि सूर्या भाई तुम ऐसे लड़के निकलोगे। स्वाति जैसी लड़की तुझे कभी नहीं मिलेगी। जैसे ही कैलाश ने यह बात सामने रख दिया, यह बात सुनते ही सभी शॉक्ड हो गए थे। स्वाति ने कहा, मैं जानती हूँ कि तुम इतने बदल गए हो, लेकिन इतने नीचे गिर जाओगे यह कभी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। सूर्या कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन कैलाश ने उसकी कॉलर पकड़ लिया और कैलाश बोलता है, भाई जो लड़की तेरे लिए अपनी सैलरी भी सेक्रीफाइस कर देती थी, तूने आज उसी को धोखा दे दिया। जब भी तुम बीमार होते थे तुम्हारे खड़े होने की हालात नहीं होती थी। बेचारी अपना पढ़ाई छोड़कर तेरे लिए खाना बनाती थी और तो और तेरे लिए दवाई तक लेके आती थी। यहाँ तक छुप छुपा कर तेरे लिए बाइक के लिए पैसे भी जमा कर रही थी। इतना प्यार किया इसने तुझे। तुम इसे गरीब और बीटीएस के मिलने के सपने को लेकर तुम उसी को धोखा देना चाहते हो। तुम किसी का सच्चा प्यार डिजर्व भी नहीं करते हो। अपने लिए स्वाति कैलाश के मुंह से यह सब बात सुन रोने लगती है। अरे ये स्वाति अपने लिए छोटी सी सैलरी को सेक्रीफाइस भी कर देती है सिर्फ तुम्हारे लिए। सूर्या गुस्से से कैलाश का हाथ हटाता है और कहता है, मुझे यह सब सुनने का कोई शौक नहीं है। मैं अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ। तुम लोग कहीं और जाकर गरीबी का रोना रहो। जब आखिर स्वाति को जरूरत है अपने सपने को पूरा करने के लिए, तुम इसी का साथ छोड़ रहे हो भाई। इतना सब बात कह देने के बाद कैलाश भी चुप हो गया, क्योंकि सूर्या को इन सभी बातों का कोई असर ही नहीं पड़ रहा था। तभी स्वाति के मोबाइल पर अचानक किसी का कॉल आया। स्वाति बोलती है, हाँ मैं आ रही हूँ, और अचानक अपनी आंसू पोंछकर वहाँ से निकल जाती है। आखिर क्या लगता है आपको, आखिर स्वाति कहाँ गई होगी? आखिर स्वाति को किसका कॉल आया था? वो एकदम से कहाँ चुपचाप निकल गई? आखिर कैसे मिलेगी स्वाति बीटीएस से? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सारे सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और देखिए गरीब और बीटीएस ऑडियो सीरियल के एपिसोड 4 को।